13. So today we'll start with the new topic, that is collision. कोलिजन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बट इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर से डेफिनेशन बनानी हो तो बना सकते, बट हम लोग नहीं बनाएंगे। इट इज नॉट देयर इन आवर टेक्स्ट बुक। Coefficient of restitution indicated as E, and E is given by the formula E is equal to V2 dash minus V1 dash by V1 minus V2. This is the formula of coefficient of restitution. ये V2 dash क्या है, V1 dash क्या है, V1 and V2 क्या है वो बताता हूँ। इमेजिन करो देयर आर टू स्फीयर्स। कहीं भी समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो मार्क्स, ये जो स्कोरिंग वाला ये टॉपिक है, समझ में नहीं आया तो बोरिंग हो जाएगा। तो these are two spheres, इमेजिन करते हैं, sphere 1 and sphere 2. sphere number 1, sphere number 2. 1 की जो वेलोसिटी है वो है v1, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v2. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा, मींस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट कैन मूव लाइक दिस आल्सो, कहीं भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटीज है v1 एंड v2। अब अगर ये दोनों कोलाइड होते, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और इसके साथ कोलाइड हो रहा है, ठीक है, कोलाइड होके वापस रिबाउंड होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा आगे चला जाए कोलिजन के बाद, तो हमको नहीं पता कि ये क्या होने वाला है। बट इन दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद की सिचुएशन में, आफ्टर कोलिजन, ये जो कंडीशन है दिस इज द बिफोर कोलिजन कंडीशन। ओके, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन अगर इसकी वेलोसिटी है v1 एंड v2, v1 डैश एंड v2 डैश, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये जो 1 नंबर है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 डैश, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 डैश। ठीक है, दिस वाज बिफोर कोलिजन, और ये जो कंडीशन है दिस इज आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन में कंडीशंस आर डिफरेंट, क्योंकि वेलोसिटीज जो है वो अलग अलग हो जाती है। मास रिमेन्स सेम, मास में कोई चेंज नहीं होगा, फिर जो वेलोसिटीज है वो वेलोसिटीज अलग अलग हो जाती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है यहाँ पे, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम इन दिस केस इज दिस रेशियो। ठीक है, यहाँ पे v2 डैश माइनस v1 डैश बाय v1 माइनस v2, यानी ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द रेशियो ऑफ ई। ई क्या है, इट इज फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी of 2 with respect to 1 after collision, और v1 minus v2 यानी क्या बोल सकते हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 with respect to 2 before collision।
ठीक है, ये जो रेशियो है ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इवन इफ अगर मैं ये जो स्फीयर्स है, ठीक है, ये जो बना हुआ था पहले कुछ और मटेरियल का, ठीक है, इस 1 और ये जो 2 है, सॉरी 1 जो है उसको थोड़ा मास बढ़ा देते हैं, 1 and 2। इवन इफ आई इंक्रीज द मास, और ये जो दूसरा वाला मास है उसको मैं छोटा कर देता हूँ, ओके, इसका मास छोटा हो गया। अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, इसको उड़ा देते हैं अभी, ये इसको उड़ा देते हैं, अगर इन दोनों के बीच में अभी कोलिजन हो रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी है v1 एंड v2, तो ये रेशियो जो है वो उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। दैट रेशियो इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। ये सिर्फ टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ मटेरियल पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा, ओके। तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करेगा। यानी यूनिवर्स में कहीं भी एक, जैसे ये रबर का स्फीयर ले लेते हैं, एक स्टील का स्फीयर ले लेते हैं, इन दोनों को मैं कोलाइड कराता हूँ, इसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले v1, इसकी वेलोसिटी है v2, कोलिजन के बाद रबर की वेलोसिटी हो जाती है v1 डैश और स्टील की हो जाती है v2 डैश। तो ये जो रेशियो है ना वो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिर्फ टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इवन इफ यू टेक अ वेरी लार्ज स्फीयर ऑफ रबर, वेरी स्मॉल स्फीयर ऑफ अ स्टील, और अब अगर इसके बीच में कोलिजन कराते हैं, और अगर हम लोग ये रेशियो फाइंड करते हैं v1 v2 v1 डैश एंड v2 डैश, तो भी हमको आंसर यही मिलेगा। एंड इवन इफ अगर मैं स्टील का बहुत बड़ा स्फीयर ले लेता हूँ, ये जो स्टील है, स्टील बड़ा ले लेते हैं, रबर एकदम छोटा ले लेते हैं, अब अगर हम लोग कोलिजन कराएं तो भी आंसर यही रहेगा, ठीक है। मास डिफरेंट होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, मोमेंटम अलग होगा सबका, बट ये जो ई है, ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओके। ये बताओ ई का यूनिट क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द यूनिट ऑफ ई? इसका यूनिट क्या होगा? v2 डैश माइनस v1 डैश बाय v1 माइनस v2 है। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ई? बोलो जल्दी से, यूनिट ऑफ ई क्या होगा? इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है, ये यूनिटलेस होगा एंड डी लेस लिख रहा हूँ, यानी डायमेंशनलेस समझ लेना। देखो ऊपर वाला जो है उसका यूनिट क्या होगा, देखो वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों को माइनस करें तो जो भी यूनिट होगा वो वेलोसिटी का ही यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड। नीचे भी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऊपर नीचे कट कर देते हैं, जीरो नहीं लिखेंगे, बट विल राइट यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब थोड़ा टाइप ऑफ कोलिजन देखते हैं, बाद में डेरिवेशन करेंगे। टाइप ऑफ कोलिजन, किस टाइप के कोलिजन होते हैं? जब ऑब्जेक्ट टकराते हैं तब क्या होता है? ये जो दोनों केस में बता रहे हो ना टाइप ऑफ कोलिजन, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो केस डिस्कस करने वाले, दिस टू आर नॉट द प्रैक्टिकल केसेस। पहले वाले को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, या फिर इसको जस्ट इलास्टिक कोलिजन भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है कंप्लीटली इन इलास्टिक। या फिर जस्ट इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली इन दोनों में से कोई भी कोलिजन नहीं होता। यस, इट इज नियरर टू इन इलास्टिक कोलिजन और इट इज नियरर टू इलास्टिक कोलिजन, बट कंप्लीटली तो होते ही नहीं है कभी भी। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सी एक्चुअली कोलिजन में क्या होता है, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, इमेजिन दिस इज अ वॉल। प्रैक्टिकली वॉल के ऊपर अगर आप लोग कोई भी एक बॉल को इंसिडेंट करा दो, ठीक है, द वॉल, इफ यू थ्रो अ बॉल
ऑन अ वॉल, ये बॉल है, बॉल को हम लोगों ने बॉल की तरफ फेंक दिया और फिर वापस आया, ठीक है। तो जब बॉल इसके साथ टकराएगा और टकराने के बाद जब वापस आता है तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। और जैसे हम लोगों ने उसको फेंका था 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इट्स वेरी हाई, 50 की स्पीड से फेंका, टकराया, टकराने के बाद वापस जब आएगा तब उसकी स्पीड 50 होगी, उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी? बोलो, ग्रेटर देन 50, लेस देन 50 और इक्वल टू 50? चलो भी आगे बढ़ते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन याद रहेगा, कोलिजन इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, यानी ये जब कोलाइड होगा 1000 जूल से गया, 1000 जूल से वापस आया, यू कैन से इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो 1000 जूल से गया और वापस आया, तो इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या हालत होगी इलास्टिक कोलिजन में? मान लो मैं 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूं इसे, गया वापस आया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बताएगा? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, जैसे इधर जाके टकरा के वापस आ रहा है, इनिशियली जब जा रहा था एट दैट टाइम इट वाज 10 मीटर पर सेकंड, टकरा के वापस आया, 10 इलास्टिक मीटर कोलिजन हो रहा है। यस, कितना होगा? 10? नहीं, 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन में बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ओके, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जाते वक्त ही 10 मीटर पर सेकेंड, जब वापस आएगी एट दैट टाइम इट विल बी, नहीं 10 नहीं होगी, जीरो भी नहीं होगी, जीरो की तो वापस ही नहीं आएगा। जीरो क्यों होगी? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो वही रहती है, इट विल नॉट लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी। बोलो कितना आएगा? कांस्टेंट तो है, बट लिखना पड़ेगा कुछ, क्या आएगा आंसर परफेक्ट? 9 भी नहीं होगी, 9 तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में 9 होती है, बिकॉज 9 कब होगी? जब ये टकराएगा एट दैट टाइम, अगर ये रिजिड बॉडी ना हो, कॉम्प्रेस होकर रिलैक्स हो जाए, तो वापस आए तो 9 हो सकती है। पर यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा, वो तो जा रहा है, कोलाइड हो रहा है अच्छे से, वापस आ रहा है, और कोलिजन के वक्त बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी? सोचो, दिमाग पे जोर दो जरा, इट्स ट्रिकी। आंसर बताऊंगा तो बोलोगे हाँ ये तो थोड़ा बहुत पता था हमको। चलो मैं ही बता देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी विल बी माइनस, 100। नहीं -10 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है? जाते वक्त थी +10, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जाते वक्त थी +10, वापस आते वक्त कैसी हो जाएगी वेलोसिटी? इट विल बी -10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में सेम है। देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली, ये दोनों सेम है, इसीलिए हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये कट करने के बाद वी आई और वी एफ कैसे मिलेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सेम होगा। ओके, स्क्वायर सेम है तो जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, दैट केस अगर जाते वक्त है +10, वापस आते वक्त होगा -10। ओके, इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब देखो ई का वैल्यू मैंने बताया था, ई क्या होता है? इट इज v1 डैश, सॉरी v2 डैश माइनस v1 डैश। ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं जो बताऊं वो सब याद रहना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ लॉजिक क्लियर करो। v2 डैश माइनस v1 डैश बाय v1 माइनस v2 इज अ फॉर्मूला। अब मैं वॉल को ऑब्जेक्ट नंबर 2 मान लेता हूँ कि दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2, और ये जो बॉल है उसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1।
ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट नंबर 1, उसकी जाते वक्त जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वाज +10, वापस आते वक्त फॉर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक कोलिजन। तो जाते वक्त जो वेलोसिटी थी दैट वाज +10 मीटर पर सेकेंड, जब वो कोलिजन होके वापस आएगा एट दैट टाइम इट इज -10 मीटर पर सेकेंड। तो वी कैन से 1 के लिए, ध्यान देना, 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v1 डैश इज द फाइनल वेलोसिटी होगी -10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ये जाते वक्त थी +10, वापस आते वक्त है -10। क्लियर? चलो 2 की बात करते हैं। 2 इज द वॉल, 2 जो है वो वॉल है। वॉल कहीं नहीं जा रही, वॉल वही की वही है। द वॉल इज रिमेनिंग स्टेशनरी, वी कैन राइट v2 0 है और v2 डैश भी 0 है, दोनों ही 0, वॉल इज रिमेनिंग स्टेशनरी। फिर से बताता हूँ -10 कैसे आया। देखो, जब ये जा रहा हो एट दैट टाइम +10, वापस आएगा तो -10, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना। इमेजिन दिस सपोज x एक्सिस, so initially our sphere was going along +x direction, okay, and after the collision sphere is moving along -x direction, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा ना इधर। ओके, यस, एंड इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e, ठीक है, e का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं इस मेथड से तो क्या मिलेगा? v2 डैश इज 0, v1 डैश इज -10। देखो ये वाला माइनस मैंने इधर लिखा, ओके, और v1 डैश भी माइनस है, तो यहाँ पे दो दो माइनस हो गए। ओके, बाय v1 minus v2, v1 is 10 minus v2 is 0, ये वैल्यूज रख दी बस। क्या आंसर मिलेगा? विल गेट 1। इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या मिलेगा? आंसर विल बी 1। ठीक है, ई की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा 1। तो यहाँ पे ये जो है वी कैन राइट हियर collision in which the total kinetic energy before and after the collision remains constant is called elastic collision, is called elastic collision। में ई कोलाई लिखो तो वो बैक्टीरिया मत समझना, इलास्टिक कोलिजन समझ लेना। also we can say collision in which, collision in which total kinetic energy is conserved, यानी चेंज नहीं हो रही, वही जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही मीनिंग है उसका। फॉर इलास्टिक कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ई का वैल्यू 1 होता है। फॉर इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ई का वैल्यू होता है 1। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इलास्टिक कोलिजन किसके बीच में होता है? जनरली बिटवीन occurs occurs between rigid bodies। अभी देखा ना, रिजिड बॉडी हो तो ही इलास्टिक कोलिजन होगा। रिजिड बॉडीज प्रैक्टिकली होते नहीं है, इसलिए इलास्टिक कोलिजन भी प्रैक्टिकली नहीं होगा। इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आज अभी जितना भी पढ़ा है उसमें से सिर्फ इतना सा समझ में आना चाहिए पहला। ठीक है, राइट इट, राइट दिस डाउन, जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड। the collision is totally inelastic। inelastic collision का मीनिंग क्या होता है? जैसे च्युइंगम को बॉल के ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है, च्युइंगम जब बॉल के ऊपर जाएगी, जिस सपोज च्युइंगम, च्युइंगम खाने के बाद ऐसा रोल बना दो गोल, और फिर बॉल के ऊपर, फिर बॉल आपको ही साफ करनी है, कुछ कागज वागज चिपका देना वॉल पे पहले से ही, या तो फिर एक्सपेरिमेंट इमेजिनेशन में खत्म कर दो तो अच्छा रहेगा।
यस, तो अगर ये बॉल बॉल विच इज मेड अप ऑफ च्युइंगम, इमेजिन करो जब ये इसके साथ टकराएगा तो कोलिजन किस टाइप का होगा, यहाँ पे जितनी भी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर ऐसे चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? कि जो भी होगा वो यहाँ पे चिपक जाएगा। फिर मोशन, अगर मान लो बॉल एकदम स्लीपरी हो, ओके, तो मोशन ऐसा नीचे वो गिर जाएगा। ठीक है, अगर स्लीपरी ना हो, इफ इट इज हैविंग सम फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो यहाँ का यहाँ रह सकता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या, जो थोड़ा बहुत भी पीछे रिबाउंड होके नहीं आता है, जितनी भी एनर्जी दी थी, जितनी एनर्जी पहले हम लोगों ने दी थी, वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल यानी ये जब कंप्रेस होता है दैट टाइम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, सबके सब कंप्रेस हो जाता है दैट टाइम। दिस कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। 100% ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत तो वो रिबाउंड होता है, यानी च्युइंगम भी जब उसके साथ टकराएगा दैट टाइम इट विल कंप्रेस और थोड़ा बहुत वापस आएगी। अगर थोड़ा बहुत भी वो वापस नहीं आती है तो उसको हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं। तो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। ये जब इसके साथ टकराएगा तो ई की वैल्यू होगी 0। जो बताया था ना, वो ई की वैल्यू 1 आ रही थी, इस केस में वो ई की वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे? दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। ई का वैल्यू क्या होता है? इट इज v2 डैश माइनस v1 डैश बाई v1 माइनस v2। नाउ ई का वैल्यू देखो, वॉल तो स्टेशनरी है, ठीक है, वॉल इज रिमेनिंग स्टेशनरी, तो 2 वाले नंबर जहां पे भी वहां पे मैं 0 रख दूंगा। ये 2 वाले नंबर है, वहां पे 0 रख दिया मैंने। माइनस v1 डैश, देखो टकराने के बाद, ये जब टकराएगा, टकराने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर आफ्टर कोलिजन? बोलो, टकराने के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। सही है, चलो 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 बाय v1। v1 कितना दिया था हम लोगों ने? मान लेते 10 या कुछ भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई विल बी 0। सो फॉर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू होती है 0। अब लिख देता हूँ, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन इन विच द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट becomes 0। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उसकी 0। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 0 ना भी हो। 0 नहीं कैसे हो सकती? जैसे इमेजिन ये ट्रक है, ठीक है, ट्रक या बस इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप लोग यहाँ से च्युइंगम को इसकी तरफ फेंक देते हो। ठीक है, च्युइंगम ऐसे जैसे यहाँ पे फेंक दिया आप लोगों ने, तो च्युइंगम यहाँ पे चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद क्या होगा? जो वेलोसिटी इसकी होगी बस की, उसी वेलोसिटी से वो आगे जाएगा। तो कैन सी इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही, ठीक है, इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, बट वो काइनेटिक एनर्जी रिबाउंड होके वापस नहीं आ रही। तो कोलिजन इन विच द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सी फाइनल एनर्जी? हम लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी दी थी वो तो 0 हो गई, बट बस के पास जो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थी उससे वो आगे जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो बस है, इफ इट इज मेड अप ऑफ अ टॉय, छोटा सा टॉय वाला बस है या ट्रक है, ये टॉय कार जैसा कुछ भी, उसके अगर ऊपर आप लोग जोर से फेंकते हो इसे, इनिशियली इट इज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग जैसे ही फेंकोगे तो क्या होगा? ये चिपक जाएगा एंड दिस सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड। ऐसा भी हो सकता है। ओके, सिस्टम आगे भी जा सकती है। ओके, तो कोलिजन इन विच द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वी कैन से, ऐसा लिखना चाहिए हमको, द कोलिजन इन विच द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इससे भी अच्छा स्टेटमेंट, ये मजा नहीं आया स्टेटमेंट में, द फाइनल वेलोसिटीज
काइनेटिक एनर्जी का परफेक्टली नहीं बोल सकते, बट वी कैन से फाइनल जो स्पीड है या वेलोसिटी है, विच द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स becomes इक्वल। ठीक है, दोनों की फाइनल वेलोसिटीज है वो सेम हो जाती है। जैसे ये मान लो वॉल वॉल तो जीरो थी, टकराने के बाद भी वो च्युइंगम की वेलोसिटी जीरो, यानी फाइनल इन दोनों की सेम हो गई। वैसे ये वाले केस में बस ऑलरेडी जा रही है, च्युइंगम हम लोगों ने चिपका दी, तो भी ये दोनों का सेम वेलोसिटी होगा। फिर टॉय वाला केस ले लेते, ये च्युइंगम की वजह से ही उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। सब केस में फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर कोलाइडिंग, जो कोलाइड हो रहे हैं उन सब की फाइनल वेलोसिटीज सेम होगी। इस केस में ई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, E is equal to 0। इसमें the kinetic energy of object gets converted completely into पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे च्युइंगम जैसी कोई चीज को अगर हम लोग कंप्रेस कर दें, तो उस केस में कोई भी चीज, ऐसा नहीं कि भाई च्युइंगम, कोई भी चीज को अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं दैट टाइम, और जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ इतना ही याद रखना है, राइट डाउन दिस थिंग एंड रेज योर हैंड, इतना ही याद रखना है बस। इसमें भी एक चीज ऐड कर देना, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। कोलिजन के बारे में देख लेते हैं अभी। नाउ स्टार्ट्स द कोलिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इलास्टिक कोलिजन, फिर इनइलास्टिक कोलिजन देखेंगे, एंड देन विल सी इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, ये तीन टॉपिक बड़े बड़े हैं। क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ये तीन चीजें हमको पढ़नी है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन से। इलास्टिक कोलिजन, so for elastic collision consider two spheres, जैसे ये एक येलो सरफेस, दो स्फीयर को कंसीडर करते हैं, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2। मैं रेड एंड ग्रीन बना रहा हूँ, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2। ठीक है, ये जो पहली वाली कंडीशन है दिस इज बिफोर कोलिजन, ओके, और सेकंड वाली जो कंडीशन होगी दैट इज आफ्टर कोलिजन। फर्स्ट वाली कंडीशन है बिफोर द कोलिजन, दिस इज आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन से पहले वेलोसिटीज कुछ ऐसी है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर 1 इज v1, इसकी वेलोसिटी है v2। कोलिजन के बाद वेलोसिटीज हो जाती है v1 डैश और इसकी हो जाती है v2 डैश। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस आफ्टर द कोलिजन। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं अभी। इसका मास m1 एंड m2, इस मास इज m1, ये वाला मास है m2, वेलोसिटी इज v1 एंड v2। यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो वेक्टर वाली साइन में नहीं लगाऊंगा। ये सो v1 एंड v2 आर द इनिशियल वेलोसिटीज। ये बताओ कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होगी, थोड़ा कंसीडरेशन लिखेंगे। कंसीडरेशन यानी कंसीडर स्फीयर
m1 moving with velocity v1 and sphere v2, sphere m2 यानी sphere 2 भी बोल सकते हैं, moving with velocity v2। बताओ दोनों के बीच में कंडीशन होने के लिए, दोनों के बीच में कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन होगी? व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन? बोलो भाई, कोलिजन कब होगा दोनों के बीच में? तो सिंपल है, कोलिजन विल टेक प्लेस व्हेन, कब कोलिजन होगा? व्हेन v1 इज ग्रेटर देन v2। समझ में आ रहा है? v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा हो तो ही कोलिजन होगा। अगर मान लो ये बहुत फास्ट जा रहा है तो कभी भी कोलिजन नहीं होगा, ठीक है? तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2, ठीक है? आफ्टर कोलिजन भी कंसीडरेशन लिखना पड़ेगा। आफ्टर कोलिजन, let after collision, let after collision velocity of m1 is v1 dash and velocity of m2 is v2 dash, ठीक है? इसकी वेलोसिटी है v1 dash, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 dash। दिस इज m1, दिस इज m2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? any doubt till this point? डाउट हो तो अभी बता देना, नहीं है डाउट? ओके, नाउ देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है? जो भी फोर्स लग रहे हैं वो m1 और m2 के आपस में ही लग रहे हैं। देयर इज नो एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो हम लोग लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू LOC यानी समझ लेना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ LM यानी लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू LOC ऑफ LM यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल, P यानी मोमेंटम, P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल, ठीक है? इनिशियल मोमेंटम कितना है? वी कैन राइट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना? इट इज m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है? आई हैव अप्लाइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है? वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, ये वाला रूल हम लोग लगा सकते हैं। ओके, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब देखते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वी कैन राइट E इज इक्वल टू 1 होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। E इज इक्वल टू 1 होता है और 1 की वैल्यू होती क्या है? 1 इज इक्वल टू, एक्चुअली दिस वैल्यू इज v2 डैश माइनस v1 डैश बाय v1 माइनस v2। दिस इज v2 डैश माइनस v1 डैश बाय v1 माइनस v2। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर v1 माइनस, देखो ये 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा? आई कैन राइट v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 था, योर इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना,
मुझे कुछ भी करके v1 डैश एंड v2 डैश फाइंड करना है, ठीक है। वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन फॉर v1 डैश एंड v2 डैश, ये v1 डैश फाइंड करना है और v2 डैश भी फाइंड करना है। तो v1 डैश और v2 डैश फाइंड करने के लिए, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ v1 डैश हो v2 डैश ना हो, और दूसरा एक ऐसा इक्वेशन जिसमें v2 डैश हो एंड v1 डैश ना हो, यानी जब v1 डैश फाइंड करे ये नहीं होना चाहिए, ये फाइंड करे तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन फाइंड करने के लिए, जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है v1 डैश, तो मुझे कुछ भी करके क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाऊंगा तो साथ में इसको भी हटाना पड़ेगा m2 को। तो देखो यहाँ पे v2 डैश है, बट इसके पास m2 नहीं है, ठीक है। ये v2 डैश के पास m2 नहीं है, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ m2। देखना ध्यान से, इक्वेशन 2 को मैं m2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं m2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, विल गेट पूरा इक्वेशन, ओके। पूरा इक्वेशन लिखता हूँ, m2v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v1 डैश। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, वी हैव टू इक्वेशंस। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज कुछ भी करके मुझे v1 डैश फाइंड करना है। v1 डैश फाइंड करने के लिए मुझे v2 डैश नहीं चाहिए, तो m2 भी उसके साथ है तो वो भी नहीं चाहिए। तो ये इक्वेशन में क्या है, देखो वी हैव m2v2 डैश, तो m2v2 डैश यहाँ पे भी है, देखो m2v2 डैश। तो इस इक्वेशन में ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन, तो ऑटोमेटिकली m2v2 डैश उड़ जाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, इक्वेशन 1 और 3 दोनों को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं। क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पहले ये मैं लिख रहा हूँ, इट इज m1v1 प्लस m2v2, उसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, माइनस क्या होगा, m2v1 प्लस m2v2, m2v1 प्लस m2v2, बिकॉज ब्रैकेट खुलेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसमें से मैंने ये माइनस किया, ठीक है, दिस माइनस दिस, ये पहले हम लोगों ने किया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड वालों को माइनस करना है। राइट हैंड साइड में ये पूरा इक्वेशन, ये इक्वेशन, उसमें से ये वाला इक्वेशन माइनस करने वाले। अगर ये दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कौन सा, दिस वन, ये दिख रहा है ना, m2v2 डैश यहाँ पे भी है और m2v2 डैश यहाँ पे भी है, ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर ये दो माइनस हो गए तो बचेगा क्या, राइट हैंड साइड मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो बचेगा ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म भी बचेगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स बचेंगे, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, बिकॉज ये माइनस है ना, माइनस देखो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो जब माइनस करेंगे एट दैट टाइम v1 डैश बचेगा और अंदर बचेगा m1 प्लस m2। आई एम राइटिंग, v1 डैश बचेगा और अंदर होगा m1 प्लस m2, ओके। ये इक्वेशन का कुछ नाम नहीं है, यहां तक लिख लो, उसके बाद आगे कराता हूँ क्या करना है। और ये सभी को लिखना है, ऐसे स्क्रीनशॉट मत ले लेना, राइट इट डाउन देन रेज योर हैंड, ओके। v2 डैश माइनस v1 डैश, ठीक है। ये सो इक्वेशन 2 को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई विथ m1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला टर्म क्या होगा, दिस विल बी m1 v2 डैश माइनस m1 v1 डैश, ओके। अब बताओ ये दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कुछ भी करके m1 v1 डैश को उड़ाना है, ये m1 v1 डैश को उड़ाना है। इक्वेशन 1 और 5 को क्या कर सकते हैं अभी, इन ऑर्डर टू डिलीट m1 v1 डैश,
बोलो 1 और 5 का क्या करेंगे? तो m1 v1 डैश कट हो एडिशन। जाएगा। यस, एडिशन। सो इक्वेशन 1 + 5 कर देते हैं। वन और 5 दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ऐसा मिलेगा, वी विल गेट m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m1 v1 माइनस m1 v2, ये सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म लिखे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले टर्म में m1 v1 डैश, और ये दोनों कट हो जाने वाले हैं, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा। और बचेगा कौन? m2 v2 डैश, और ये इसमें से मैं v2 डैश, ये जो राउंड दिख रहे हैं उसमें से, ये दोनों में से v2 डैश को कॉमन निकाल देता हूँ, ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा होगा v2 डैश कॉमन, अंदर बचेगा m1 प्लस m2। देयरफॉर v2 डैश का इक्वेशन हो जाएगा, देखो m1 प्लस m2 को भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नीचे ले जाने वाले हैं, इस टर्म को मैं नीचे दे दूंगा, और यहाँ पे m1 v1 और m1 v1 हो जाएगा 2m1 v1 बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे v2 और v2 कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा v2 ब्रैकेट में m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 तो है ही, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हो गया v2 डैश का इक्वेशन, दिस इक्वेशन ऑफ v2 डैश। तो जनरली दो चीजें फाइंड करनी होती है कोलिजन्स में, यू हैव टू फाइंड आउट v1 डैश एंड v2 डैश, जो हम लोगों ने फाइंड कर दिए। जल्दी से ये लिखो, उसके बाद अगर टाइम मिला है किसी का लेक्चर इसके बाद, डू यू हैव एनी लेक्चर? जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इट विल लास्ट एटलीस्ट 15 मिनट्स, सो टेल मी, पहले लिख लो उसके बाद बताओ। स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस ये लिखना पड़ेगा इधर। ये जो कोलाइड हो रहे ऑब्जेक्ट, उन दोनों का मास अगर इक्वल हो, ठीक है, स्पेशल केसेस में पहले ये लेंगे, इफ m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का मास अगर सेम हो, तो v1 डैश और v2 डैश जो होते हैं ना, वो हमेशा सेम आएंगे, यानी सॉरी v2 डैश एंड v1 डैश एक्सचेंज हो जाएंगे, वेलोसिटीज भी गेट एक्सचेंज, वेलोसिटीज will be exchanged। एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? जो वेलोसिटी v1 की है वो v2 को मिल जाएगी, और v2 की जो वेलोसिटी थी वो मिल जाएगी v1 को, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। एक की वेलोसिटी दूसरे को मिल जाएगी, लाइक अगर इट इज लाइक दिस, कोलिजन के वक्त, कोलिजन से पहले, if इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, देन इफ अगर दोनों का मास इक्वल हो, इफ दिस टू आर हैविंग इक्वल मास, देन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज, यानी कोलिजन के बाद इसकी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, अगर दोनों का मास सेम हो तो वेलोसिटीज इसको बोलते हैं एक्सचेंज हो गई, यानी ये है v1, ये है v2, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो v2 है वो बन जाएगी v1 डैश, और जो v1 है वो बन जाएगी v2 डैश, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी, यानी ये दोनों सेम हो जाएगी, v1 विल बिकम इक्वल टू v2 डैश, और v1 डैश जो है वो v2 डैश के बराबर हो जाएगा, दिस टू विल बी इक्वल। प्रूव करते हैं कैसे इक्वल होगी, देखो यहाँ पे वैल्यूज दिखते हैं, देखो v1 डैश की वैल्यू m1 इज इक्वल टू m2 हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो v1 डैश की वैल्यू क्या होगी, विल गेट v1 डैश इज इक्वल टू, देखो m1 m2 सेम हो तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, m1 माइनस m2,
तो टर्म कौन सा बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। मैं वो वाला टर्म लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 2m2v2 बाय m1 प्लस m2। अब देखो m1 m2 दोनों सेम है, ध्यान से देखो, m1 एंड m2 बोथ आर इक्वल। अगर m1 m2 इक्वल है देन वी कैन से ये m1 और m2 दोनों को मैं m1 या m2 कुछ भी बोल देता हूँ, वी कैन इट इज इक्वल टू 2m2v2। आई कैन एड ये m1 की जगह मैं m2 लिख सकता हूँ, m2 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2m2v2 बाय 2m2। ये कट हो गया, मिल गया v2। तो देखो क्या मिला, v1 डैश, देखो v1 डैश इज इक्वल टू मिला v2। तो देखो v1 डैश मिलेगा v2। ठीक है, वेलोसिटीज ये एक्सचेंज हो गई। वैसे ही दूसरे वाले केस में भी हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूफ जो है वो एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे तो भी चलेगा। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट v1 डैश विल बी इक्वल टू v2 एंड v2 डैश इक्वल टू v1, ऐसा डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट मैं अभी आपको डिराइव करके बताता हूँ। v2 डैश की वैल्यू अभी फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ v2 डैश, देखो v2 डैश में देखो m1 और m2 दोनों सेम हो तो ये वाला टर्म उड़ जाएगा। अगर वो वाला टर्म चला गया तो बचा कौन, ठीक है राइट, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1v1 बाय m1 प्लस m2 बचेगा। सिर्फ ये वाला टर्म ही बचेगा और कुछ नहीं रहेगा। और ये वाले टर्म में अगर m1 m2 दोनों सेम है देन वी कैन राइट इट विल बी 2m1v1 बाय m1 प्लस m2 यानी 2m1 हो जाएगा। ये कट हो गया, यू विल गेट v1, यू गेट v1। तो इसका मतलब हो गया v2 डैश इज इक्वल टू v1। देखो वेलोसिटीज गॉट एक्सचेंज्ड। ओके, तो अगर स्पेशल केसेस में अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो तो वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज्ड। एग्जाम में सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा, v1 डैश विल बी इक्वल टू v1 एंड v2 डैश विल बिकम इक्वल टू, सॉरी ये कुछ गलत होगा यहाँ पे, v1 ही होगा सिर्फ इधर, v2 डैश विल बी इक्वल टू v1। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक लग रही है, दिस शुड बी इक्वल टू v2, दिस शुड बी v2। तो एग्जाम में इतना लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ तक, कि नो नीड टू प्रूव दैट दे आर इक्वल। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक लास्ट केस करा देता हूँ। स्पेशल केस में दो ही केस है, दिस वाज केस नंबर 1, केस नंबर 2 बता देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब लास्ट वाला केस लेते हैं। इमेजिन करो एक ट्रेन आप लोगों की तरफ आ रही है, ठीक है, ट्रेन इज अप्रोचिंग यू, यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द मिडल ऑफ द ट्रैक, आप लोग साइड में खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ऐसा इमेजिन करो। ऐसा कुछ बारी बारी चीजें इमेजिन करने की जरूरत नहीं, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग यू, और आप लोग अपने हाथ में एक पेन का ढक्कन जो है वो जोर से वो ट्रेन की तरफ फेंक देते हो, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेन, ओके, ये ट्रेन है, और आप लोग क्या करते हो, पेन का ढक्कन ट्रेन की तरफ फेंक देते हो। व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, आप लोगों ने जो ढक्कन फेंका उसकी वजह से ट्रेन की वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, बोलो। ट्रेन की वेलोसिटी चेंज होगी ये वाला केस में, नो, देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। ओके, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, देखो m1 m2 से बड़ा हो यानी मीनिंग क्या हुआ, ट्रेन ट्रक के साथ टकरा रही है, ठीक है, यानी ट्रेन का मास ज्यादा है ट्रक से। बट अगर हम लोग एक पेन का ढक्कन और ट्रेन को कंपेयर करते हैं देन वी हैव टू राइट इट इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, बहुत ज्यादा बड़ा, यानी जो m2 है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इफ m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, तो जो 1 वाली है वो वेलोसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, दैट विल रिमेन सेम। तो जो 1 की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी वो v1 थी, आफ्टर द कोलिजन कितनी होगी, v1 डैश। 1 की वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, हाँ ढक्कन की वेलोसिटी बहुत चेंज हो जाएगी।
बट जो बाहरी वाली चीज होगी उसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो ये वाला भी प्रूव करके देख लेते हैं। नो नीड टू प्रूव दिस थिंग इन एग्जाम, बट प्रूफ अगर है तो मजा आएगा। देखो प्रूफ ये होगा कि m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, तो v1 देखो v1 का इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में ढक्कन का मास और ट्रेन का मास अगर हम लोग कंपेयर करते तो पेन के ढक्कन का मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वी कैन निग्लेक्ट इट, वी कैन टेक इट जीरो। मैं यहाँ पे ये जीरो ले लेता हूँ टेंस टू। तो v1 डैश का इक्वेशन कैसा बन जाएगा, जहां जहां m2 दिख रहा है ये इक्वेशन में जहां भी m2 दिख रहा है वहां पे जीरो डाल दो। ओके, तो जहां जहां m2 वहां पे जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, विल गेट m1 माइनस जीरो इंटू v1 बाय m1 प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो हो गया पूरा, ये तो खत्म ही हो गया सेकंड टर्म, जो लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाले केस में क्या होगा, v1 डैश विल बी इक्वल टू m1 v1 बाय m1, ये कट हुआ तो देखो v1 डैश इज इक्वल टू v1, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द हैवियर ऑब्जेक्ट। जो बहुत ज्यादा हैवी है उसकी वेलोसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आने वाला। ओके, तो v1 डैश इज इक्वल टू v1। अब देखते हैं वो दूसरे वो पेन के ढक्कन की वेलोसिटी का क्या होगा, वो तो बहुत चेंज होने वाली है। तो पेन के ढक्कन के लिए क्या करना है, ये जो दूसरी वेलोसिटी दिख रही है ना, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी में क्या ले लेना है, m2 की जगह जीरो रख दो। we take m2 is equal to 0 in this equation, and v2 dash will be 2m1 v1 by m1 plus 0 plus v2। I'm writing now 0 that so that you can spot कि कहाँ कहाँ मैंने m2 लिखा हुआ है। 0 minus m1 by m1 plus 0, so final equation will be v2 dash is equal to 2v1 minus v2, ये इक्वेशन रहेगा। so स्पेशल केस में if m1 is very much greater than m2 तो v1 इज इक्वल टू v1 डैश, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और v2 डैश जो होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट दैट विल बी 2v1 माइनस v2। तो यहाँ पे खत्म होता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन यहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, एंड उसके बाद देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ओके, सो आई एम एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर हियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना।